क्लियर आ रही है ना वॉइस? ठीक है, अभी हम लोगों को पढ़ना है हमारा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होता है? प्लास्टिड्स आर ऑल्सो नोन एज क्लोरोप्लास्ट। सिंपल टर्म्स में बता रही हूँ मैं, ठीक है। प्लास्टिड्स आपके सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं या फिर आपके यूग्लिनॉइड्स में पाया जा सकता है। तो यूग्लिनॉइड कौन सी किंगडम के अंदर आता है बताओ? प्रोटिस्टा ना? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में तो पड़ता है यूग्लिना। प्रोटिस्टा के पास कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती। दैट्स व्हाई इसके अंदर प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंजाई लाइक तीनों जैसे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। दीज आर इजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। प्लास्टिड्स, ये जो हमारे प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट है, बहुत इजिली विजिबल हो सकता है माइक्रोस्कोप के अंदर क्योंकि इनका साइज लार्ज होता है। जैसे हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, दोनों को अगर हम स्टेनिंग नहीं करते तो हम उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते, और उनको विजुअलाइज करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। क्लोरोप्लास्ट को कोई स्टेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इनके पास खुद के कलर्ड पिगमेंट्स होता है ना। दे वियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट जिसकी वजह से अलग अलग प्लास्टिड्स को अलग अलग कलर मिल जाता है। जैसे कि पहला होता है मेरे पास क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो पहली चीज हमें यहाँ पे ये याद रखनी है कि प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ओनली प्लांट्स एंड इन यूग्लिना। सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और यूग्लिना के अंदर ही ये आपके पाए जा सकता है। इट कैन बी ऑफ 3 टाइप: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा ये बताओ, इससे पहले सारे नोट्स आप लोगों ने बना लिए ना माइटोकॉन्ड्रिया तक? यस मैम। बना लिए होंगे ना। अब क्लोरोप्लास्ट से लिखना शुरू करो। क्लोरोप्लास्ट में टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। फर्स्ट आता है मेरे पास ल्यूकोप्लास्ट। जो हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज कलरलेस प्लास्टिड। वाई वी कॉल इट कलरलेस प्लास्टिड? बिकॉज इसके पास कोई भी कलर नहीं होता, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कलरलेस प्लास्टिक। तो इसका काम क्या है? कलर तो ये देगा नहीं, इसका काम है स्टोरेज करने का। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज करने में काम आता है। अगर कोई कलर नहीं है तो इट मीन्स कोई पिगमेंट भी नहीं होगा ना इसके पास, then it means it has no pigment. कलरलेस प्लास्टिड कितने टाइप के स्टोरेज कर सकता है? ये आपकी 3 चीजों को स्टोर करता है। अगर ये आपका स्टार्च को स्टोर कर रहा है तो इसको बोलेंगे हम एमाइलो प्लास्ट। इफ ये आपका प्रोटीन को स्टोर कर रहा है देन हम इसको बोलेंगे एल्यूरो प्लास्ट। अगर ये आपका फैट और ऑयल्स को स्टोर कर रहा है देन वी विल कॉल इट एलाइलो प्लास्ट। लिखो इसको जल्दी से। मैम एक बार ये बता देना, प्रोटीन, स्टार्च और फैट वाला जो लिखा है आपने। देखो हमने बोला कि जो ल्यूकोप्लास्ट है दिस इज अ कलरलेस प्लास्टिड जिसका काम है किसका? स्टोरेज करने का। तो अगर हमारा ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर कर रहा है तो हम उसको एमाइलोप्लास्ट बोलेंगे। अगर ये आपका प्रोटीन को स्टोर कर रहा है देन वी विल कॉल इट एल्यूरोप्लास्ट। अगर ल्यूकोप्लास्ट फैट और ऑयल्स को स्टोर करने में हेल्प कर रहा है देन इट इज नोन एज एलाइलोप्लास्ट। अलग अलग नाम रख दिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोरेज फॉर्म। ओके मैम। इसका काम सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज करने का है। यशस्वी? मैम ल्यूकोप्लास्ट उन प्लास्टिड्स को बोलेंगे जो कलरलेस है।
हाँ, जितने भी कलरलेस प्लास्टिड्स है जिन जो स्टोरेज करने में हेल्प करते हैं सिर्फ, उन सबको हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। इसके 3 टाइप है आगे, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एलाइलोप्लास्ट। ये तीनों को और मैम इनके अंदर नहीं होता इनके अंदर क्या नहीं होता? पिगमेंट। हाँ, कोई पिगमेंट नहीं होता, कोई कलर कंटेनिंग पिगमेंट नहीं है इनके अंदर। ओके मैम, ओके मैम। डन सबका? यस मैम। सेकंड आता है Yes, मेरे ma'am. पास क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आपका कोई भी कलर दिखा सकता है अदर देन ग्रीन, क्योंकि ग्रीन कलर पे कॉपीराइट किसका है? सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट कोई भी कलर दिखाएगा, कलर अदर देन ग्रीन, जैसे रेड दिखा सकता है, ऑरेंज दिखा सकता है, टोमेटो हो गए हमारे, ठीक है, टोमेटो, ग्रीन चिली, ये सब तो कलर अदर देन ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास पिगमेंट्स होते हैं। जैसे कि पिगमेंट कौन कौन सा होता है? स्पेशली कैरोटीन होता है और जेंथोफिल होता है। कैरोटीन के अंदर जैसे कि लाइकोपीन होता है। लाइकोपीन किसके अंदर पाया जाता है? लाइकोपीन आपके टमाटो में पाया जाता है। We have the last one is क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन प्लास्टिड होता है। इट इज अ ग्रीन प्लास्टिड। इसके पास पिगमेंट्स होते हैं जो कैसा कलर शो करते हैं? ग्रीन। द फर्स्ट वन इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीन भी हो सकता है इसके पास, या फिर जेंथोफिल भी हो सकता है। लिखो। मैम इन सब पिगमेंट्स, ये जो नेम्स हैं, इनके बारे में हमें 12th में और पढ़ना होगा? नहीं, इनके बारे में और कुछ डिटेल नहीं करना, जितना मैंने करा दिया वो सफिशिएंट है। मैम सिर्फ नेम्स याद रखने हैं? हाँ, सिर्फ नाम से याद रख। गया? यस मैम। देखो जरा, अब सेम चीज इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल या फिर कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है, जिसका काम होता है लाइट को ट्रैप करना, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर आपका कैरोटीनॉइड पिगमेंट जैसे कि आपका कैरोटीन और जेंथोफिल हो सकता है, और अलग भी हो सकता है, ये आपके फेट सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं। बस ये एक पॉइंट ऐड कर लेना वहां पे, दीज आर द फेट सॉल्युबल। ये आपका अलग अलग कलर शो कर सकते हैं, जैसे कि आपका येलो, ऑरेंज, रेड। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है हमारे कलरलेस प्लास्टिड्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट शेड और टाइप के शेप एंड साइज के पाए जाएंगे विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि फर्स्ट वन मेरे पास अमाइलोप्लास्ट है, जो कि आपका स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, एग्जाम्पल आपका पोटैटो। एलियोप्लास्ट सॉरी, ये आपका ऑयल एंड फैट को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट वन कौन सा था मेरे पास? एल्यूरोप्लास्ट ना। एल्यूरोप्लास्ट आपका प्रोटीन को स्टोर करके रखता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन स्टोरेज। फिर अब हम लोगों को डिटेल में क्या पढ़ना है? हमें डिटेल में जो क्लोरोप्लास्ट है उसको पढ़ना है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन प्लांट्स फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। अब ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? मेसोफिल सेल्स वाला, व्हाट इज मेसोफिल सेल्स? एनाटॉमी चैप्टर पढ़ा है हम सब ने, पढ़ा है एनाटॉमी। मैंने आपको डाइकोट रूट, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट लीफ, मोनोकोट स्टेम, ऐसी लीफ की एनाटॉमी पढ़ाई थी। लीफ की एनाटॉमी के अंदर हमने देखा था सरफेस के ऊपर जो सेल्स होती हैं, दीज आर नोन एज मेसोफिल सेल्स। डाइकोट के अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और पैलिसेड पैरेन्काइमा। मोनोकोट के अंदर ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, आया याद?
तो वही मीजोफिल सेल्स जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है ये, तो इनके अंदर सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि लाइट सबसे पहले हमारी लीफ के सरफेस के ऊपर ही तो आएगी ना, तो जो सरफेस पे प्रेजेंट सेल्स है उनका मतलब उनके पास सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को ट्रैप कर पाए। जितनी अच्छी से जितनी ज्यादा क्वांटिटी की लाइट हम ट्रैप कर पाएंगे, उतना ही हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छे से हो पाएगा, Yes, ma'am. है ना। सो दीज आर द लेंस शेप, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनेलीज होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट शेप का भी आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इनकी लेंथ भी आपकी वेरी कर सकती है, 5 से 10 माइक्रोमीटर एंड 2 से 4 माइक्रोमीटर इनके विड्थ होगी। नंबर भी क्लोरोप्लास्ट का वेरी करता है। नंबर कैसे है आपका कि आपका एक क्लोरोप्लास्ट होगा पर सेल। किसके अंदर आपका क्लेमाइडोमोनाज। व्हाट इज क्लेमाइडोमोनाज? ग्रीन एल्गी, है ना। और कुछ एल्गीज ऐसी होती है, ग्रीन एल्गी टू द 20 से 40 पर सेल भी हो सकता है। किसके अंदर? आपकी मीजोफिल सेल्स के अंदर, मतलब एक ही सेल के अंदर 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, माइटोकॉन्ड्रिया के पीछे की स्टोरी समझाई थी। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, सेम क्लोरोप्लास्ट भी एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, क्योंकि दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। याद है, खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, और दोनों के पास राइबोसोम्स भी होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम 80S टाइप के पाए जाते हैं, यहाँ पे राइबोसोम 70S टाइप के पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। बच्चों आज बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग? तनिष्का, Yes, ma'am. बोल क्यों नहीं रहे हो आज? समझ नहीं आ रहा है क्या? Ma'am. आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये देखो क्लोरोप्लास्ट है आपका, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। सेम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर था ना, एक आउटर मेम्ब्रेन थी, एक इनर मेम्ब्रेन थी। इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टा की फॉर्म में थी, ऐसे इमेजिनेशंस थे, Yes, ma'am. है ना। ऐसे ही इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, लेकिन इसकी कॉन्टिन्यूअस है। फिर इसके अंदर आपने उसमें 9th क्लास में पढ़ा होगा, ऐसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कॉइन्स को ऐसे लाइन में लगा के रख देते हैं ना, बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर। Yes, ma'am. ये इस एक कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आपका थाइलाकॉइड। और ये जो पूरा का पूरा स्टॉक बन गया ना, दिस स्टॉक इज नोन एज ग्रेना। और अंदर का जो फिल्ड स्पेस है पूरा, दिस इज नोन एज स्ट्रोमा। एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से कनेक्ट करता है बीच में, इंटरग्रेनल कनेक्शन, ऐसे। दिस इज नोन एज स्ट्रोमल लैमेला। नाम देखकर ये सोच रहे होगा ना, मैम इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट नाम कैसे याद रखेंगे। मैम ये याद कर लें। मैम आपको कैसे याद हुए? पढ़ते 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 मैम पढ़ते फिर हमें भी हो ही जाएगा। हाँ, आपको भी हो ही जाएंगे। तो बहुत छोटी सी चीज लगेगी आपको आगे जाके, बहुत ज्यादा छोटी सी चीज, कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे भी आप क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हो, जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी ना, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर भी आप क्लोरोप्लास्ट पढ़ोगे, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के अंदर, वहां याद हो जाएगा। उसमें 12th क्लास में आओगे, वहां पे भी क्लोरोप्लास्ट आपको 1-2 चैप्टर में मिल ही जाएगा। मैम तो बार बार हाँ, संडे का सिलेबस क्या है? इस वाले संडे का सिलेबस बेटा अब तक अपडेट नहीं किया उन्होंने, मैं एक बार फिर भी चेक कर रही थी। इस संडे हाँ अपडेट हो चुका है। इस संडे चैप्टर इन्होंने रखा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आएगा, बस एक चैप्टर। ओके।
और फिजिक्स में आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और केमिस्ट्री में है पीरियोडिक टेबल। मैम फिजिक्स ठीक का है, तो अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आएगा और पीरियोडिक टेबल। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं हुआ अभी? नो मैम, अभी तो बहुत सारा रह रहा है। होगा नहीं वो संडे तक फिर? पता नहीं मैम। अगर नहीं होगा तो कट करा देंगे फिर, या फिर जहां तक टॉपिक्स हो जाएंगे सिर्फ वहीं तक ले लेंगे। ओके। ठीक है, तो याद करना क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टॉक्स है। एक कॉइन को बोलते हैं थाइलाकोइड, और कॉइन का पूरा जो स्टॉक होता है ना उसको बोलते हैं ग्रेना। और अंदर जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे ही आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर भरी रहते हैं जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। दो ग्रेनास को कनेक्ट करता है स्ट्रोमल लेमेला, या स्ट्रोमल थाइलाकोइड भी बोलते थे, स्ट्रोमल लेमेला भी याद रखोगे चलेगा। अब क्या होता है ना, इस ग्रेना के अंदर हमेशा होती है आपकी लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिसको होने के लिए सनलाइट चाहिए। और आपका जो स्ट्रोमा है, सेम डायग्राम बना लेना बच्चों, इस स्ट्रोमा के अंदर होती है आपकी डार्क रिएक्शन। अब बच्चे यहाँ पे ये चीज सोच के बैठ जाता है कि मैम ने बोला लाइट रिएक्शन, मतलब ये ग्रेना के अंदर वो रिएक्शन होगी जो दिन में होगी, और स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन लिखा ना तो वो रिएक्शन होगी जो रात में होगी। सोचता है ना, मैं भी यही सोचती थी अपनी 9th-10th क्लास में। अब जाके चेंज हुआ कि भाई ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन लिखा है तो मतलब लाइट की प्रेजेंस में होगी। स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन लिखा है तो रात में नहीं होगी, होगी वो दिन में ही, लेकिन उस रिएक्शन को होने के लिए लाइट नहीं चाहिए। बस इतना डिफरेंस है। जो रिएक्शन के लिए हमें लाइट की रिक्वायरमेंट है, लाइट रिएक्शन, जिसके लिए लाइट नहीं चाहिए वो डार्क रिएक्शन। लेकिन डार्क रिएक्शन खुद से नहीं हो सकती। लाइट रिएक्शन में जो हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे उन प्रोडक्ट का यूज करती है हमारी डार्क रिएक्शन। डायरेक्टली लाइट नहीं लेती, लेकिन लाइट रिएक्शन के थ्रू बनने वाले प्रोडक्ट्स को यूज करती है। डार्क रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। अगर लाइट रिएक्शन नहीं हो रही है बाय चांस तो डार्क रिएक्शन भी रुक जाएगी। क्वेश्चन आता है ये भी कि बाय चांस लाइट नहीं है, ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन रुक गई है, तो इट विल अफेक्ट डार्क रिएक्शन और नॉट? ऑब्वियसली अफेक्ट करेगी। तो आप वहां पे नो मत लिख के आना कि भाई डार्क रिएक्शन को तो लाइट चाहिए ही नहीं, उसको क्या मतलब है लाइट से, लेकिन उसे लाइट में बनने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट का यूज करना है डार्क रिएक्शन को। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। ये वाला पॉइंट सबको समझ में आया जो मैंने समझाया अभी? यस मैम। Yes, और ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है तो इसका मतलब इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल भी होगा, डीएनए भी है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, और इसके पास राइबोसोम्स भी हैं। कैसे राइबोसोम्स होंगे? 70s राइबोसोम्स होंगे। बस ये चीजें याद रखना। ओके। यही पूरी कहानी इन्होंने लिखी हुई है। देखो ना, राइबोसोम जो होता है क्लोरोप्लास्ट के बहुत स्मॉलर इन साइज होता है, 70s होते हैं, जबकि साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स होता है वो 80s होता है, जो हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंस के टाइम पे समझ लिया था। अब बात आती है कि राइबोसोम्स क्या होता है। तो सबसे पहली चीज हमें एक चीज ये हमेशा याद रखनी है, राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। हम इनको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। क्यों बोलते हैं? जो चीजें हमें काफी हद तक क्लियर हुई है कहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुई है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चीजें क्लियर, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो आर वाला पार्ट था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जिसपे राइबोसोम अटैच है वो प्रोटीन बनवा रहा था, तो राइबोसोम की वजह से प्रोटीन बन रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रोटीन फैक्ट्रीज। छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही विजिबल होंगी। कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले इनको डिस्कवर किया था? क्वेश्चन आता है। जॉर्ज पैलेट ने किया था 1953 में। राइबोसोम्स किससे बने होते हैं? राइबोसोम्स इज इक्वल्स टू, लिखना आरएनए प्लस प्रोटीन विदाउट एनी मेम्ब्रेन होता है। राइबोसोम हेडिंग डालना, पहला लिखना कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, फिर नेक्स्ट लिखना राइबोसोम। ये मैंने शायद आपको लिखवाया भी है पहले, आरएनए प्लस प्रोटीन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी हम इनको बोल सकते हैं।
ठीक है, विदाउट एनी मेम्ब्रेन होता है। अगर हम यूकैरियोट की बात करेंगे 80s होंगे, प्रोकैरियोट की बात करेंगे 70s होंगे। 80s कौन सी यूनिट से मिलके बने होते हैं? 60s और 40 40s। और 70s वाले 50-30 दिस इज लार्ज यूनिट and this is small unit. This is again large unit, this one is again small unit. ठीक है, लार्ज और स्मॉल यूनिट दोनों की दोनों सेपरेटेड रहती है यूकैरियोटिक के केस में, बट प्रोकैरियोटिक की केस में एक चेन में प्रेजेंट होती है, उस चेन को हम बोलते हैं पॉलीजोम ना। डिफरेंस में बताया था, याद रखना है। जैसे देखो ऊपर लार्ज यूनिट नीचे स्मॉल यूनिट। जो हम यहाँ पे ये एस लिखते हैं, इस एस का मतलब क्या होता है? दिस इज नॉन एज स्वेडबर्ग्स यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये मेरे को क्या मेजर करता है? इनडायरेक्टली राइबोसोम का डेंसिटी और साइज मेरे को ये बताता है। इनडायरेक्टली मेजर्स, बहुत क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, हाईलाइट कर लो इस वाले पॉइंट को। इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। हो गया राइबोसोम भी डन। मैम ये कितने अजीब लग रहे मैम हाँ जी, मैम वो ईयर याद करना है, जॉर्ज ब्लेड का वाला। हाँ ये याद करना है 1953। मैम ये कितना अजीब सा दिखता है। क्या सृष्टि? मैम कितना अजीब दिखता है राइबोसोम। हाँ अजीब तो दिखता है ये। लिख लो जल्दी जल्दी। का हाथ लग रहा है। हाँ ऐसा है ना, जैसे ऊपर से एक हाथ रखा हुआ है ना, और एक नीचे से। मैम हाँ, हाथ में तो 5 उंगलियां होती है पर इन्होंने एक थंब और एक फिंगर दिखाई हुई है, देखो इधर से। वो एक उंगली नहीं है, वो बैक साइड वाला एरिया है। देखो इधर से देखोगे अगर, तो एक थंब और एक फिंगर दिख रही है ना, बस बैक साइड वाली नहीं दिख रही। अरे ऐसे दिखाया हुआ है, सोचो मत ऐसे। अब दिख रही है जब पैरेलली है सबकी सब। यस मैम। आज इस बैच की स्ट्रेंथ कम क्यों हो गई? उसका रीजन स्कूल वगैरह का कोई असाइनमेंट वगैरह तो ऐसे। स्कूल एग्जैक्टली कौन सी डेट से ओपन हो रहा है? मैम मेरे तो फर्स्ट जुलाई से। 1 जुलाई से। फर्स्ट को तो सैटरडे है, सैटरडे में ओपन हो रहा है। यस और जाएंगे नहीं कोई बच्चे, सब सोचेंगे मंडे से जाएंगे। मैम पढ़ाई नहीं होगी ना सैटरडे को, इसलिए। क्या है सैटरडे में? मैम सैटरडे को पढ़ाई नहीं होगी ना, इसीलिए जाएंगे। हाँ मैम आप एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं ले पाओगे। सैटरडे में। मैम स्कूल जब स्टार्ट हो जाएंगे ना तब। स्कूल का टाइमिंग क्या रहता है आपका? सुबह से इवनिंग तक का बताना एक बार। मैम 8 to 2 12:40, 7 बजे से 12:40 तक। मैम सेम मेरा भी। इवनिंग वाला भी है कोई बच्चा यहाँ पे? यस मैम। इवनिंग का क्या टाइम रहता है? हम 12 से 6:30 तक घर पहुंच जाते, 6:30 तक। तो घर पहुंच जाते हैं ना। मैम फिर तो Very बैच अलग हो जाते हैं ना। हाँ हाँ। मैम बैच अलग हो जाएंगे ना फिर। नहीं अगर 6:30 तक घर आ जा रहे हो आप लोग तो फिर तो चलेगा, 6:30 की क्लास ले सकते हो ना, 6:30 की क्लास। कपड़े बदलने में और नहाने में तो टाइम लगता है। बात करनी पड़ेगी मेरे को फिर ये। मैम थोड़ा आधा घंटा आगे खिसका दो बैच। तो 7 बजे से करा देंगे तो चलेगा ना फिर। यस बस मैम। तो रिवीजन क्लासेस भी नहीं हो पाएंगी। हाँ बस फिर रेगुलर क्लासेस जब हम लेते हैं ना, उसी क्लासेस में रिवीजन करा लिया करेंगे। पर सारे सब्जेक्ट्स की पॉसिबल नहीं हो पाया करेगा, तीनों सब्जेक्ट्स की 3 क्लासेस तो नहीं ले पाओगे ना फिर 7 बजे के बाद। मैम छुट्टी मार लेंगे उस दिन कोई। सॉरी। हाँ सैटरडे में छुट्टी मार लिया करना सबके सब। वैसे भी स्कूल में कुछ होता नहीं है ज्यादा। यस ट्रू। चलो नेक्स्ट टॉपिक, साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन क्यों जरूरी है? अब आप बोलोगे मैम सेल के अंदर भी स्केलेटल सिस्टम है क्या? एग्जैक्टली सेल के अंदर भी एक प्रॉपर स्केलेटन प्रेजेंट है जो सेल की शेप को मेंटेन करके रखता है, उसको सपोर्ट देता है। जैसे हमारा स्केलेटल सिस्टम है, हमारा स्केलेटल सिस्टम क्या काम करता है? हमें एक सपोर्ट देके रखता है,
मोटाइलिटी बनाता है, करता है एग्जैक्टली ये आपका सेल के अंदर भी काम करता है। बस डिफरेंस ये होता है कि हमारा बोन्स वाला है, इनके अंदर छोटी छोटी प्रोटीनियस लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। पढ़ो, कौन रीड करेगा अच्छा इसको ये बताओ। अंशिका शर्मा रीड करोगे? अंशिका शर्मा, ब्रेका, भाई जिसको मैं बोलती हूँ तो देखो, साइटोस्केलेटन में आपका सबसे पहले इसका फंक्शन आपको लिखना है, इनका मेन फंक्शन, जो जो चीजें हाईलाइट करा रही हूँ ना वो लिखना। मेन फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट देना, मोटाइलिटी बनाना और शेप को मेंटेन करके रखना। क्या क्या इसके अंदर आता है? इसके अंदर प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स आती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इनडिटर्मिनेट फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। क्या होता है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट अभी बताऊंगी। फंक्शन याद रखना क्या क्या होता है इसके अंदर, किसकी बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। 2 पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट डाउन करना है। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर में पहली चीज आती है मेरे पास, चलो इसको मैं हैंड रिटन ही कराती हूँ। लिखो, टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। So total we have 3 types of skeletal structure. The first one is your microtubule, microfilament. ये वाला टॉपिक ना कैसा है जिसमें थोड़ी सी इमेजिनेशन लगेगी, उसके लिए हम कुछ एनिमेटेड वीडियोस भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और एक होता है इंटरमीडिएट। माइक्रोट्यूब्यूल कैसा दिखता है आपको? कुछ ऐसे टाइप की स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत छोटी होंगी। अब ये देखने में तो ऐसा लग रहा है ना जैसे एक पाइप टाइप से है, बट ऐसे नहीं होता, बस अंदर से होलो जरूर होता है। ये अंदर से होलो है। और अगर मैं इसके डायमीटर की बात करती हूँ ना, तो इसका डायमीटर सिर्फ 25 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 मीटर ना। सोचो कितना ज्यादा छोटे साइज का होगा ये, Yes, होगा ना। चलो, तो ये आपको याद रखना है। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इट कैन बी ऑफ ऑल्सो 2 टाइप्स, अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन। इसके अंदर 2 टाइप्स आएंगे, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन। जो ये आपका अल्फा ट्यूबुलिन है, स्पेशली ये आपका सीलिया बनाने में हेल्प करेगा, फ्लैजिलास बनाने में हेल्प करेगा। तो अगर हम बात करेंगे सीलिया और फ्लैजिला के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। और माइक्रोफिलामेंट जो होता है आपका कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है ये। इसका जो साइज होता है वो डायमीटर 5 नैनोमीटर होता है। ये अंदर से होलो था, ये पूरा का पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक वायर होता है। वायर अंदर से होलो नहीं होता ना, जले नहीं होती उसके अंदर, सॉलिड होता है पूरा, एज इट इज ये है। माइक्रोफिलामेंट 2 टाइप के होंगे, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ोगे। ये दोनों के दोनों माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं आपके, दे आर कॉन्ट्रेक्टाइल इन नेचर, कॉन्ट्रेक्टाइल इन नेचर। और इसी के नीचे लिख लेना, विल स्टडी इन कौन से चैप्टर में? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। एक्टिन एंड मायोसिन, लिखो इसको जल्दी से। मैम क्या? एक पहले एक्टिन और माइसिन फिर से बता देना। Actinomycin are the types of microfilament.
माइक्रोफिलामेंट के टाइप्स हैं जो आपकी मसल्स के अंदर पाए जाते हैं। मसल्स की जो सेल है उनके अंदर एक्टिनोमायोसिन माइक्रोफिलामेंट आपको मिलेंगे। इनका काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करने का। जैसे मेरा मसल है ना, मेरा हैंड है तो मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कर पा रही हूँ, तो जो मैं हैंड को ऐसे मोड़ पा रही हूँ ना, कॉन्ट्रैक्ट कर पा रही हूँ, ये किसकी वजह से? क्योंकि मेरी मसल्स के अंदर एक्टिनोमायोसिन फिलामेंट्स है। ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने में हेल्प करता है, जिसका पूरा डिटेल कैसे एक्टिन दिखता है, कैसे मायोसिन दिखता है, कैसे फंक्शन करता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में पढ़ोगे। ओके। ठीक है। इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट भी आपका एक जैसा माइक्रोट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी बिल्कुल एज इट इज ऐसे होता है, बस ये अंदर से सॉलिड होता है ऐसे। बस इसको इतना याद रखना है, ये अंदर से ऐसे सॉलिड है। माइक्रोफिलामेंट ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है थोड़ी। इस वाले चैप्टर में हम सीलिया और फ्लैजिला माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ेंगे, माइक्रोफिलामेंट ह्यूमन फिजियो में पढ़ेंगे। चलेंगे? यस मैम। चलो अब आ जाओ जरा हमारे सीलिया और फ्लैजिला के ऊपर। सीलिया और फ्लैजिला दोनों की दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, मतलब लोकोमोशन करने में। साइड दिखा दो जो लिखा है वही। मैम, नो उससे पीछे वाली एनसीईआरटी लगी ये मैम, पीछे इससे वाली। बैक इससे पीछे तो ये तरह है। यस मैम, ये वाली। अच्छा ये यस मैम, ये शेप, एनसीईआरटी में अलग दे रखा है। कोई बात नहीं, ये वाला करना। ठीक है मैम, ओके मैम। फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला दोनों के दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में डिफरेंस समझते हो ना? डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन, लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह जाना, पोजीशन में चेंज आना। मूवमेंट पोजीशन में चेंज नहीं होना, अपनी जगह बैठे बैठे मूवमेंट करना। तो सीलिया और फ्लैजिला दोनों का काम होता है लोकोमोशन कराने का। सीलिया सिंगुलर फॉर्म में सीलियम बोलेंगे, एक सीलिया होगा तो सीलियम। ऐसे ही फ्लैजिला को फ्लैजिलम। हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है जो सेल मेम्ब्रेन से बाहर की साइड निकली रहती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से हेयर लाइक आउटग्रोथ है। अगर हम पढ़े सबसे पहले, सीलिया सबसे छोटी स्ट्रक्चर होती है एज कम्पेयर टू फ्लैजिला, बहुत ज्यादा छोटी होती है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पैरामीडियम के बारे में। पैरामीडियम पे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाए होंगे ना 9th-10th में। तो दीज आर द सीलियाज ओनली। जो सीलिया होता है ये बिल्कुल ओट्स की तरह वर्क करता है। ओट्स समझते हो? व्हाट इज ओट्स? नो मैम। नाव देखिए, नाव के साथ वो जो दो स्टिक्स लगे रहते हैं ना, वो स्टिक्स ऐसे जाते हैं, तो स्टिक से पानी को पीछे की साइड धकेलता है, तब नाव आगे की साइड चलती है। पानी को ऐसे पीछे की साइड फ्लिप करते हैं, देन नाव आगे चलती है। ओर्स को हिंदी में बोलते हैं चप्पू। तो ओर्स क्या काम कर रहा है? वाटर का मूवमेंट करा रहा है ना, जिसकी वजह से वो नाव चल रही है। सीलिया बिल्कुल ऐसे काम करता है। सीलिया क्या करेंगे? सपोज पैरामीशियम के पास सीलिया है, तो पैरामीशियम के सीलिया उसके आउटर एनवायरमेंट में जिस भी फ्लूइड के अंदर वो प्रेजेंट है, उस फ्लूइड का अंदर मूवमेंट कराएंगे, उस फ्लूइड के अंदर मूवमेंट कराएंगे, तब पैरामीशियम आगे मूव करेगा। मतलब बॉडी का भी मूवमेंट कराता है, इसके साथ साथ सराउंडिंग फ्लूइड का भी मूवमेंट कराता है, जैसे एक नाव के अंदर होता है। सिर्फ नाव नहीं चलती, पानी भी चलता रहता है। आया समझ में? वर्क लाइक ओर्स causing the movement of either the cell or the surrounding fluid। जबकि फ्लैजिला की अगर हम बात करें, फ्लैजिला आउटर सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट नहीं कराते, कंपैरेटिवली लॉन्गर होते हैं, सिर्फ सेल का मूवमेंट कराते हैं। जनरली हमारे जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है उनके पास फ्लैजिला होता है, बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजिला के डिफरेंस भी मैंने आप लोगों को लिखवाया था। प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजिला होता है वो किससे बना होता है?
फ्लैजेलेंट प्रोटीन से, प्रोकैरियोट्स का, और सिंपल होता है, जबकि यूकैरियोट्स का किससे बना होता है? ट्यूबुलिन से। भाई सब भूल चुके हो, क्या डिवीजन कर रहे हो आप लोग? ट्यूबुलिन प्रोटीन से, और ये कॉम्प्लेक्स होता है, 9+2 अरेंजमेंट दिखाता है। तो ये 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये समझाऊंगी मैं आप लोगों को यहाँ पे। ओके मैम। लिख लो, अगर नहीं लिखा हुआ है, नहीं आता, यहाँ पे भी लिख लो। फ्लैजेलिन प्रोटीन से फ्लैजिला बना होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, ट्यूबुलिन प्रोटीन का से बना होता है आपका यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट का बिल्कुल सिंपल सा फ्लैजिला होता है, ट्यूबुलिन का एक प्रॉपर अरेंजमेंट रख के होता है, 9+2 अरेंजमेंट जिसको हम बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो पाया जाता है। ठीक है, अब ये 9+2 अरेंजमेंट का मतलब क्या है वो समझाती हूँ यहाँ पे। देखो, अगर आप फ्लैजिला को देखोगे माइक्रोस्कोप में तो आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, और इस स्ट्रक्चर को सिग्निफाई हम यहाँ पे करते हैं। ये क्या है हमारे पास, ये जो सर्कुलर है ना, पहली चीज, सीलिया फ्लैजिला कौन से फिलामेंट से, सॉरी कौन से साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर से बने होते हैं? माइक्रो ट्यूब्यूल से ना। यस यस तो मैम। ऐसा इमेजिन करना, इस स्ट्रक्चर को ना देखो, ऐसे इमेजिन करना कि मेरे पास ना ऐसे लॉन्ग सी फ्लैजिला थी, और इस फ्लैजिला के अंदर आपके ऐसे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे ना, ऐसे बहुत सारे ऐसे होंगे, ऐसे अरेंज थे। ठीक है, मैंने क्या किया, यहां से सेक्शन एक कट कर दिया, यहां से सेक्शन कट करने के बाद यहाँ पे मैं माइक्रोस्कोप लगा रही हूँ, और यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगाने के बाद मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया। मतलब ये जो एक सर्किल है ना, इस सर्किल का मतलब है ये एक ऐसे ट्यूब्यूल है पीछे की साइड, ऐसे। ये ट्यूब्यूल है, इमेजिन कर पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। लाइक है ये। ठीक है, अब इसके अंदर ट्यूब्यूल्स में आप कैसे देख रहे हो? आप देख रहे हो कि भाई हमारे पास कुछ माइक्रो ट्यूब्यूल्स पेयर्ड फॉर्म में है, ये एक पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 माइक्रो ट्यूब्यूल्स पेयर्ड फॉर्म में है, और कहाँ पे है? पेरीफेरी पे प्रेजेंट है ना, आउटर लेयर पे। और 2 माइक्रो ट्यूब्यूल्स सिंगुलर फॉर्म में सेंट्रल में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट 9+2 अरेंजमेंट, क्योंकि 9 पेरीफेरी पर हैं, और किस फॉर्म में? डबलेट की फॉर्म में, और 2 हमारे पास सिंगलेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, कहाँ पे? सेंटर में। यस मैम। निश्चय कोई डाउट है? मैम निश्चय, जो ये 9 वाले इन पेयर को ही कहेंगे ना? 9 वाले, ये जो साइड में जो 9 पेयर्स है, हाँ बस इसमें मैं थोड़ा समझ नहीं आ रहा। किसी को समझ में आया निश्चय ने क्या क्वेश्चन पूछा? मैम मतलब दोबारा समझा दो एक बार। अच्छा दोबारा देखो, मैंने क्या बोला कि ये जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स है ना, जब मेरे पास एक फ्लैजिला था, मैंने उसका सेक्शन कट किया, सेक्शन कट करके जब मैंने देखा तो मेरे को कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिखाई दिया कि माइक्रो ट्यूब्यूल्स पेयर्ड की फॉर्म में 9 पेयर्स ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स पेरीफेरी पे अरेंज थे, 2 सेंटर में थे सिंगलेट की फॉर्म में। पेयर्ड है, पेयर्ड है मतलब अटैच्ड है। देखो ये वाला इससे अटैच है, ये वाला इससे अटैच है, ये वाला इससे अटैच है। अगर हम इसको थोड़ा सा और दिखाऊंगे आपको, ये देखो ये एक है, ये एक है, मतलब पेयर्ड फॉर्म में, ये पेयर्ड फॉर्म में 2 डबलेट भी आपस में अटैच्ड है। देखो 2 डबलेट भी आपस में अटैच है, और इस अटैचमेंट को बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज, मतलब 2 डबलेट्स के बीच का ब्रिज। एंड ये पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हम इनको बोलते हैं, जो डबलेट की फॉर्म में प्रेजेंट है। इन्हीं के अंदर से रेडियल स्पोक अरेंज होता है, जो रेडियल स्पोक जाके इनको किससे अटैच कर रहा है?
इस सेंट्रल शीथ से अटैच कर रहा है, ये सेंट्रल शीथ है। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है, पहली चीज तो आप लोगों को ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 9+2 अरेंजमेंट क्यों उसको बोलते हैं, ये सृष्टि? मैम आपने बताया माइक्रोट्यूबुल्स में जो अल्फा ट्यूबुलिन है वो सीलिया और फ्लैजिला में है, जो बीटा ट्यूबुलिन है मैम वो कहाँ है? बीटा ट्यूबुलर इसके अलावा और बहुत सारी जगह पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जो तो अभी मैम जो आपके सेल्स के सिलेबस में। अंदर अल्फा ट्यूबुलिन मिलते हैं, हाँ, इनके अंदर अल्फा ट्यूबुलेंस है, मैम सिर्फ अल्फा ट्यूबुलिन ही होता है ना? ट्यूबुलेंस। ओके मैम। अरेंजमेंट थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो किस टाइप से है? तो इस स्ट्रक्चर को याद रखना है, बनाना चाहो नोट्स में बना लो, नहीं तो एनसीईआरटी में ही इंपॉर्टेंट लिख लो। लेबलिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ लेंगे कि दो पेरिफेरल डबलेट को कौन सा ब्रिज कनेक्ट करता है, सेंटर में जो होता है वो सिंगलेट होता है, डबलेट होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। डन। यस तो ये हमारा पूरा बताया इन्होंने आपका फ्लैजिला के बारे में। अब जरा एक बार पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी जब हमने सीलिया और फ्लैजिला का किया, इससे हमें पता चला कि जैसे हमारे किसी भी सेल ऑर्गेनेली के ऊपर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ऐसी हमारे सीलिया और फ्लैजिला के ऊपर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। और उनका जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, कोर, उसको बोलते हैं एक्सोनीम। ये जो पूरा पार्ट है ना, दिस इज नोन एज एक्सोनीम। एक्सोनीम को समझने का एक और सिंपल तरीका, ये मेरे पास कोई सेल है, ये इसकी फ्लैजिला है, सबसे बाहर क्या मिलेगी मेरे को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके सेंटर वाला पार्ट, कोर वाला पार्ट इस ऐसे कुछ कुछ दिखाई देगा, दिस इज एक्सोनीम। इसी एक्सोनीम को जब मैं माइक्रोस्कोप में देखूंगी तो मेरे को ऐसी स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगी। इस एक्सोनीम की स्ट्रक्चर आपको ऐसी देखने के लिए मिल रही है। तो एक्सोनीम इज द कोर पार्ट, सेंट्रल पार्ट है, जिसके अंदर बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, पैरेलली अटैच्ड है। एक्सोनीम के अंदर ही 9 डबलेट रिंग्स प्रेजेंट है, पेरीफेरल पे अरेंज है, और 2 हमारे पास सेंटर में लोकेटेड है सिंगलेट फॉर्म में, इसीलिए हम इसको 9+2 अरे या फिर अरेंजमेंट बोलते हैं। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आपस में ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है, और उनके चारों तरफ क्या है, एक सेंट्रल शीथ प्रेजेंट है, जो कि आपका कनेक्ट कर रहा है पेरिफेरल से। मतलब सेंट्रल ट्यूब्यूल को पेरिफेरल से कौन कनेक्ट कर रहा है, रेडियल स्पोक्स कनेक्ट कर रहा है। तो 9 हमारे पास डबलेट्स है, तो 9 ही मेरे पास रेडियल स्पोक्स हो गए। पेरिफेरल डबलेट भी आपस में इंटर डबलेट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है, जिसको हम लिंकर्स बोलेंगे। डन यहाँ तक। सीलिया फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। जितने भी सीलिया फ्लैजिला है, ये आपकी बेसल बॉडी से मिलके बने होता है। ये देखो यहाँ पे, ये आपके काउंट करना रेडियल स्पोक्स, क्योंकि एक पेयर से एक रेडियल स्पोक निकला हुआ है। आया समझ? यस मैम। यस मैम। वैसे भी टाइम हो गया हमारा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से डाउट पूछ लो। क्यों, कोई डाउट नहीं है? मैम स्लाइड नीचे करना। ये दिखाना। यस मैम। मैम एक्टिन और मायोसिन प्लांट सेल्स में मिलते हैं। एक्टिन और मायोसिन प्लांट्स के अंदर नहीं मिलते, तो मैम क्योंकि उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत ही नहीं होती। मैम आपको बताया ना ये ह्यूमन्स में पड़ी है,
दोबारा बोलो क्या करना है। मैम आपने बताया था ना कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। हाँ, उसको ह्यूमन फिजियो में पढ़ेंगे ना, तो प्लांट्स के अंदर नहीं होती, ह्यूमंस के अंदर होती है। हो गया। अब हमारा बचता है सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, देन न्यूक्लियस, देन क्रोमोसोम्स, देन चैप्टर फिनिश। एक लेक्चर लगेगा। कल हमारी क्लास है। बताओ। नो मैम, नो मैम, वेडनेसडे को। तो कल क्लास लूंगी मैं आपकी, ट्राई करूंगी मैं कल क्लास ले लूं आप लोगों को और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। मैम किस टाइम? आप बताओ टाइम क्या रखूं। मैम शाम को 4 से 5 मत रखना। मैम मैथ्स की कोचिंग होती है उस टाइम। 4 से 5 तो मैम मुश्किल हो सुबह जाएगा। रख लो। मैम सुबह रख लो 11 बजे। मैम नहीं 11 बजे नहीं। चलो ग्रुप में इन्फॉर्म करो।